डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एमपी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है द रेड राइस ग्रेनरी, इसका मैं समरी बताऊंगा और हिंदी में समझाता भी जाऊंगा। सारे लेसन को हिंदी में अर्थ समझाऊंगा उसका। और मैं आपको बता दूं, इसके जो राइटर हैं वो सुधा मूर्ति हैं। सुधा मूर्ति भारत के बहुत ही फेमस उद्योगपति हैं। नारायण मूर्ति उनकी वाइफ का नाम है। तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया यह लेख है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टार्ट करने से पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने रख लें, ताकि लेसन आपको मैं जो पढ़ूं वो आपको समझ में आए कि मैंने क्या पढ़ा रहा हूं मैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे पहले तो इसका जो टाइटल है द रेड राइस ग्रेनरी। ग्रेनरी का अर्थ होता है धान्य का भंडार, अनाज का भंडार। रेड लाल, राइस मतलब चावल, तो लाल चावल का भंडार या धान्य गृह। तो इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो ये है। एवरी ईयर आवर कंट्री हैज़ टू फेस नेचुरल डिजास्टर्स इन सम फॉर्म। इट मे बी एन अर्थक्वेक इन गुजरात, फ्लड्स इन ओडिशा और ए ड्राउट इन कर्नाटका। इन ए पुअर कंट्री these calamities create havoc। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है। इसका अर्थ हुआ, प्रत्येक वर्ष हमारे देश को किसी न किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है, चाहे वो गुजरात में भूकंप हो, उड़ीसा में बाढ़ हो या फिर कर्नाटक में सूखा। एक गरीब देश में यह आपदाएं तबाही मचा देती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक विकासशील देश है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। यहाँ गरीबी ज़्यादा है, अमीरी कम है। तो जब इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज़, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो देश तहस नहस हो जाता है। सेकंड पैराग्राफ है। In the course of my work, I have found that after such calamities, many people like to donate money or materials to relief funds. We assume that most donations come from rich people, but that is not true. On the contrary, people from the middle class and lower middle class help more. Rarely do rich people participate wholeheartedly. इसका अर्थ हुआ कि लेखिका कह रही हैं कि अपने कार्य के दौरान मैंने पाया कि ऐसी आपदाओं के पश्चात बहुत से लोग धन व अन्य सामग्रियां राहत कोषों को दान देना पसंद करते हैं। हम यह समझते हैं, हमें लगता है कि ज़्यादातर दान अमीर लोगों से आता है, परंतु यह सही नहीं है, सत्य नहीं है। इसके विपरीत मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा मदद करते हैं। अमीर लोग कभी कभार ही पूरे दिल से ऐसे कार्यों में भाग लेते हैं। ये सेकंड पैराग्राफ हो गया। थर्ड पैराग्राफ है। A few years back, I was invited to a reputed company in Bangalore to deliver a lecture on corporate social responsibility. Giving a speech is easy, but I was not sure how many people in the audience would really understand the speech and change themselves. इसका अर्थ हुआ कि कुछ वर्ष पूर्व मुझे, मतलब लेखिका को, बेंगलोर की एक प्रतिष्ठित कंपनी में व्यावसायिक समूहों के सामाजिक उत्तरदायित्वों पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया था। व्याख्यान अथवा भाषण देना आसान है, परंतु मैं इस बात के प्रति आश्वस्त नहीं थी कि श्रोताओं में से कितने लोग मेरे व्याख्यान को वास्तव में समझेंगे और उस हिसाब से स्वयं को बदलेंगे। नेक्स्ट है
After my talk was over, I met many young girls and boys. It was an affluent company, and the employees were well off and well dressed. They were all very emotional after the lecture. इसका अर्थ हुआ, मेरा व्याख्यान खत्म होने के बाद, मतलब लेखिका का जो भाषण था, स्पीच था, वो समाप्त होने के बाद उनसे बहुत सारे लड़के लड़कियां मिलीं। वह एक समृद्ध कंपनी थी और उसके कर्मचारी संपन्न थे। वह कपड़े भी अच्छे पहने हुए थे। वे सभी मेरे भाषण के बाद बेहद भावुक हो गए। नेक्स्ट है, मैडम वी बाई सो मैनी क्लोथ्स एवरी मंथ, कैन वी डोनेट आवर ओल्ड क्लोथ्स टू दोज पीपल हु आर अफेक्टेड बाई द अर्थक्वेक, कैन यू कोऑर्डिनेट एंड सेंड देम। इसका अर्थ हुआ, उन्होंने कहा, मैडम हम हर महीने इतने सारे वस्त्र खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, क्या हम अपने पुराने वस्त्रों को भूकंप पीड़ितों को दान कर सकते हैं? क्या आप समन्वयक बन उनको भिजवा सकती हैं? नेक्स्ट है, Some of them offered other things. We have grown-up children. We would like to give their old toys and some vessels. I was very pleased at the reaction. It reminded me of the incident in Ramayana, where during the construction of the bridge between India and Sri Lanka, every squirrel helped Sri Rama by bringing a handful of sand. Please send your bags to my office. I will see that they reach the right person. इसका अर्थ हुआ, जो ऑडियंस थी, युवक और युवतियाँ, उन्होंने लेखिका से कहा कि हमारे पास बहुत से पुराने वस्त्र होते हैं, क्या हम उन्हें दान कर सकते हैं? उनमें से कुछ ने दूसरी चीज़ों की पेशकश की। हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, हम उनके पुराने खिलौने व कुछ बर्तन देना चाहेंगे। उन सब की प्रतिक्रिया पर बेहद खुशी हुई थी। मुझे रामायण की वह घटना याद आ गई, जब भारत व लंका के बीच समुद्र पर पुल बन रहा था। तब एक गिलहरी ने एक मुट्ठी रेत लाकर श्री राम की मदद की थी। लेखिका ने कहा, कृपया अपना बैग मेरे दफ्तर भिजवा दीजिएगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि आपका दिया सामान सही व्यक्तियों तक पहुंचे। नेक्स्ट है, Within a week, my office was flooded with hundreds of bags. I was proud that my lecture had proven so effective. एक हफ्ते के अंदर मेरा दफ्तर सैकड़ों बैगों से भर गया। मुझे गर्व था कि मेरा व्याख्यान इतना असरकारक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट है, One Sunday, along with my assistants, I opened the bags. What we saw left us amazed and shocked. The bags were brimming over with all kinds of junk. Piles of high-heeled slippers, some of them without the pair, torn undergarments, unwashed shirts, transparent cheap saris, toys which had neither shape nor color, unusable bed sheets, aluminium vessels, broken cassettes were soon heaped in front of us like a mountain. There were only a few good shirts, saris and usable materials. इसका अर्थ हुआ, एक रविवार को लेखिका ने अपने सहायकों के साथ जब उन बैगों को खोला तो क्या देखा कि
और जो देखा उससे वो हैरान व स्तंभित हो गए। वो बैग ऊपर तक सभी प्रकार की रद्दी कबाड़ से भरे हुए थे। ऊंची एड़ी की चप्पलों के ढेर, कुछ तो एक ही पैर के थे, फटे हुए अंतः वस्त्र, बिना धुली कमीजें, पारदर्शी सस्ती घटिया साड़ियाँ, आकार व रंगहीन खिलौने, अप्रयोज्य चादरें, ऐसी चादरें जो किसी काम की नहीं थीं, एल्युमिनियम के बर्तन, टूटे फूटे कैसेटों का शीघ्र ही पहाड़ जैसा ढेर लग गया हमारे सामने। केवल कुछ ही अच्छी कमीजें, साड़ियाँ व प्रयोग योग्य चीज़ें थीं। मतलब जो सामान भेजा था उनमें से कुछ ही सामान काम का था, बाकी कचरा था। नेक्स्ट है, It was apparent that instead of sending the material to a garbage or the kabadiwala, these people had transferred them to my office in the name of donation. The men and women I had met that day were bright, well-traveled, well-off people. If educated people like them behaved like this, what would uneducated people do? इस पैराग्राफ का अर्थ है, यह स्पष्ट था कि इन सामानों को कूड़े में फेंकने या कबाड़ी वाले को देने के बजाय इन लोगों ने दान के नाम पर मेरे दफ्तर में भिजवा दिया था। जिन पुरुषों और महिलाओं से मैं उस दिन मिली थी, वे सब बड़े संभ्रांत, दुनिया घूमे हुए व संपन्न लोग थे। यदि उनके जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसा बर्ताव करेंगे तो फिर अनपढ़ लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट है, But then I was reminded of an incident from my childhood. I was born and brought up in a village in Karnataka's Haveri district called Siggaon. My grandfather was a retired school teacher and my grandmother Kristakka never went to school. Both of them had hardly travelled and had never stepped out of Karnataka. Yet they were hard-working people who did their work wholeheartedly without expecting anything from anybody in their life. Their photographs never appeared in any paper, nor did they go up on a stage to receive a prize for the work they did. They lived like flowers with fragrance in the forest, enchanting everyone around them, but hardly noticed by the outside world. इसका पैराग्राफ का अर्थ है, जब लेखिका ने वो कचरे जैसा सामान देखा तो उन्हें अपने बचपन की एक घटना याद आ गई। मैं कर्नाटक राज्य के हवेरी जिले के एक गांव शिग्गांव में जन्मी व पली बड़ी। मेरे दादाजी एक सेवानिवृत्त विद्यालय के अध्यापक थे और मेरी दादी कृष्टक्का कभी विद्यालय नहीं गईं। दोनों ने ही ना के बराबर यात्राएं की थीं और उन्होंने कभी कर्नाटक से बाहर कदम नहीं रखा। फिर भी वे कठोर परिश्रमी लोग थे जो अपना कार्य पूरे दिल से करते थे, जीवन में किसी से किसी भी चीज़ की आशा किए बिना। उनके चित्र कभी किसी समाचार पत्र में नहीं छपे, ना ही वे कभी किसी मंच पर अपने किए गए कार्य का पुरस्कार लेने के लिए चढ़े। वे जंगल के सुगंधित पुष्पों की भांति जिए, अपने आसपास के सभी लोगों को मोहित करते, परंतु बाहरी दुनिया जिनके बारे में अनभिज्ञ रही। नेक्स्ट पैराग्राफ है, In the village, we had paddy fields and we used to store the paddy in granaries. There were two granaries, one was in the front and the other at the back of our house. The better quality rice, which was white, was always stored in the front granary, and the inferior quality, which was little thick and red, was stored in the granary at the back. इसका अर्थ हुआ, गांव में हमारे धान के खेत थे और हम धान को धान्यागार में रखते थे। दो धान्यागार थे,
एक सामने की ओर था और दूसरा हमारे घर के पीछे। अच्छी किस्म का चावल जो सफ़ेद होता था हमेशा सामने वाले धान्यागार में रखा जाता था, और जो थोड़ा सा जिसकी क्वालिटी कम अच्छी थी, निम्न किस्म का चावल जो थोड़ा मोटा व लाल होता था, पीछे वाले धान्यागार में। नेक्स्ट पैराग्राफ है, In those days, there was no communal divide in the village. People from different communities lived together in peace. Many would come to our house to ask for alms. There were Muslim fakirs, Hindu dasalas, who roamed the countryside singing devotional songs. Yellamma Jogathis, who appeared holding the image of goddess Yellamma over their heads. Poor students and invalid people. इसका अर्थ है, उन दिनों गांव में किसी प्रकार का सांप्रदायिक भेदभाव नहीं था। सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर शांति के साथ रहते थे। बहुत से लोग हमारे यहाँ भीख मांगने आते थे। वहाँ मुस्लिम फ़कीर थे, हिंदू दसलाहा थे जो भक्ति गीत गाते हुए गांव-गांव घूमते थे, और यलम्मा जागथी समुदाय के लोग जो देवी यलम्मा की मूर्ति अपने सिर के ऊपर पकड़े दिख जाते थे। गरीब विद्यार्थी एवं अपंग लोग। नेक्स्ट है, We never had too much cash in the house, and the only help my grandfather could give these people was in the form of rice. People who receive help do not talk too much. They would receive the rice, smile and raise their right hand to bless us. Irrespective of their religion, the blessing was always, "May God bless you." My grandfather always looked happy after giving them alms. इसका अर्थ है, हमारे पास कभी भी बहुत अधिक नकद रुपए नहीं हुआ करते थे घर में, और एकमात्र मदद जो मेरे दादाजी इन लोगों को दे पाते थे वो चावल के रूप में होती थी। जिन लोगों को मदद मिलती है वे अधिक नहीं बोलते। वे लोग चावल लेते, मुस्कुराते और अपना दाहिना हाथ उठाते आशीर्वाद देने के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। आशीर्वाद हमेशा उनका होता था कि ईश्वर तुम्हारा भला करे। मेरे दादाजी हमेशा ही बड़े प्रसन्न दिखते थे उनको दान देने के बाद। नेक्स्ट पैराग्राफ है, I was little girl then and not too tall. Since the entrance to the front granary was low, it was difficult for grown-ups to enter. So I would be given a small bucket and sent inside. There I used to fill up the bucket with rice and give it to them. They would tell me how many measures they wanted. इसका अर्थ हुआ, मैं उस वक्त एक छोटी लड़की थी और मेरी लंबाई भी अधिक न थी, क्योंकि सामने वाले धान्यागार का द्वार बेहद छोटा व नीचा था। इसलिए बड़े लोगों को उसमें घुसने में दिक्कत होती थी। इसलिए मुझे एक छोटी सी बाल्टी पकड़ाकर अंदर भेज देते थे। मैं उस छोटी बाल्टी को चावल से भरती और उनको पकड़ा देती। वे मुझे बताते कि कितनी मात्रा उन्हें चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, In the evening, my grandmother used to cook for everybody. That time she would send me to the granary at the back of the house where the red rice was stored. I would again fill up the bucket with as much rice as she wanted and get it for her to cook our dinner. इसका अर्थ हुआ, शाम को मेरी दादी सबके लिए खाना बनाती थीं। उस समय वे मुझे घर के पीछे वाले धान्यागार में भेजती थीं, जहां लाल वाले चावल रखे जाते थे। मैं फिर से उस छोटी बाल्टी को भरती थी, जितना वे कहती थीं उतने चावलों से, और उनको देती थी हमारे लिए खाना बनाने के लिए।
ऐसा बरसों तक चलता रहा। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने अपने दादा दादी से एक प्रश्न पूछा जो कि बहुत समय से मुझे परेशान कर रहा था। नेक्स्ट है, this went on for many years. When I was a little older, I asked my grandparents a question that had been bothering me for long. Why should we eat the red rice always at the night when it is not so good, and give those poor people the better quality rice? My grandmother Kristakka smiled and told me something I will never forget in my life. इसका अर्थ हुआ, हम लोग हमेशा लाल वाले चावल क्यों खाते हैं रात में, जबकि वे कुछ खास अच्छे नहीं हैं और उन गरीब लोगों को अच्छी किस्म वाले चावल देते हैं। मेरी दादी कृष्टक्का मुस्कुराईं और मुझे ऐसा कुछ कहा जिसे मैं अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकती। नेक्स्ट है, दादी ने कहा, चाइल्ड, whenever you want to give something to somebody, give the best in you, never the second best. That is what I have learned from life. God is not there in the temple, mosque or church. He is with the people. If you serve them with whatever you have served God. इसका अर्थ हुआ, बेटी, दादी ने समझाया, बेटी, जब भी तुम किसी को कुछ देना चाहो तो अपना सर्वश्रेष्ठ देना, कभी भी उससे कम वाला नहीं। मैंने यही जीवन से सीखा है। ईश्वर मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में नहीं है, वे लोगों में हैं। यदि तुम लोगों की सेवा करो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उससे, तो वो ईश्वर की सेवा होगी। नेक्स्ट है, My grandmother answered my question in a different way. Our ancestors have taught us in the Vedas that one should donate with kind words, donate with happiness, donate with sincerity, donate only to the needy. इसका अर्थ हुआ, मेरे दादाजी ने मेरे प्रश्न का उत्तर अलग प्रकार से दिया। हमारे पूर्वजों ने वेदों में हमें सिखाया है कि हमें नम्र, संवेदनापूर्ण शब्दों के साथ दान देना चाहिए, प्रसन्नता के साथ दान देना चाहिए, नेक नियति के साथ दान देना चाहिए, केवल ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए। नेक्स्ट है, डोनेट विदाउट एक्सपेक्टेशंस बिकॉज इट इज़ नॉट ए गिफ्ट, इट इज़ ए ड्यूटी। डोनेट विथ योर वाइफ्स कंसेंट, डोनेट टू अदर पीपल विदाउट मेकिंग योर डिपेंडेंट्स हेल्पलेस, डोनेट विदाउट केयरिंग फॉर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजियन, डोनेट सो दैट द रिसीवर प्रॉस्पर्स। इसका अर्थ हुआ, हमें बिना किसी अपेक्षा के दान देना चाहिए, क्योंकि यह कोई उपहार नहीं है, यह एक कर्तव्य है। हमें अपनी पत्नी की सहमति से दान देना चाहिए। हमें दूसरों को दान देना चाहिए, परंतु स्वयं पर आश्रित लोगों को असहाय स्थिति में लाए बिना। हमें जाति, धर्म, संप्रदाय की चिंता किए बिना दान देना चाहिए। नेक्स्ट है, This lesson from my grandparents told to me when I was just a little girl has stayed with me ever since. If at all I am helping anyone today, it is because of the teachings by those simple souls. I did not learn them in any school or college. हमें दान देना चाहिए
ताकि पाने वाले की तरक्की हो, ऊपर उठे। दादा दादी से मिली यह शिक्षा जो मुझसे तब कही गई थी जब मैं एक छोटी सी लड़की थी, मेरे साथ तभी से है। यदि आज मैं किसी की सहायता कर रही हूँ तो उन बेहद सीधी सादी आत्माओं की शिक्षाओं के कारण। मैंने यह किसी विद्यालय या कॉलेज में नहीं सीखा। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन का मैंने अर्थ समझा दिया है। इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स, महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनका भी मैं हिंदी मीनिंग समझा देता हूँ। जैसे एक वर्ड है HAVOC, हैवॉक। इसका अर्थ है अत्यधिक विनाश या अव्यवस्था की स्थिति या विनाश। सेकंड वर्ड है एफ्लुएंट, AFFLUENT, एफ्लुएंट। इसका अर्थ है धनवान, समृद्ध। नेक्स्ट है वेसल, VESSEL, वेसल। इसका अर्थ है जहाज या बड़ी नाव या द्रव का पात्र, पानी भरने का पात्र, जैसे बोतल, प्याली, कटोरा। नेक्स्ट है ब्रिमिंग, BRIMMING, ब्रिमिंग, किसी वस्तु से भरा हुआ होना, लबालब होना। नेक्स्ट है ग्रेनरी, GRANARY, ग्रेनरी। इसका अर्थ है अन्नागार, धान्यागार, धान्य रखने की जगह। नेक्स्ट है आर्म्स, ALMS, आर्म्स। इसमें L साइलेंट होगा, उच्चारण में बोलेंगे आर्म्स। इसका अर्थ है निर्धनों को दिया गया दान, जैसे वस्त्र, भोजन, पैसा आदि। तो ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है और आप इसको वीडियो को बार बार देखें ताकि ये लेसन आपको समझ में आ जाए अच्छे से। और सेकंड, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, जो भी आपके जान पहचान वाले हैं उन्हें। और नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा इसी लेसन, क्लास 10th का चैप्टर 16, जिसका नाम है द रेड राइस ग्रेनरी, जो मैंने अभी आपको मीनिंग समझाया है, एक्सप्लेन किया है। इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा और साथ में हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, हिंदी में समझाऊंगा भी प्रश्नोत्तरों को, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो टिल देन, आप टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.